इस कहानी का शीर्षक है ईश्वर की लाठी। 65 वर्षीय राम प्रकाश जी, जो किसी प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभास। बड़ा खाली खाली सा लगता है जीवन। एक एक कर पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल के करके खिसकता है। रह रह कर वह अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वह गिनी चुनी गलियां, वह मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वह छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले राम प्रकाश जी अपनी पत्नी सुनैना और बेटे सौरभ के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे सौरभ की उस शिक्षा के लिए उन्हें गांव से बाहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। परंतु शहर आने के 3 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी सुनैना का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उस शिक्षा के बाद सौरभ नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहाँ यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की एक लड़की सुप्रिया से शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो सौरभ उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते हैं। राम प्रकाश जी के अपने बेटे से बात हुई भी है। इस बड़े से शहर में राम प्रकाश जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके राम प्रकाश जी घर लौटे तो अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो बाबूजी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में राम प्रकाश जी कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी, हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई? क्या बताऊँ बाबूजी, ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। बहुत दिनों से रोज़ सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूंगा, परंतु किसी न किसी काम से व्यस्त हो जाता था। यह बात तो तुमने सच कही है बेटा। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली बात क्या है? बाबूजी, मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और हम लोग तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है, इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आए। यहाँ आपको आपके दोनों पोतों पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर राम प्रकाश जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 5 वर्ष बीत गए अपनी नौकरी से रिटायर हुए, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी न पहुंच पाए। यह सोचते हुए राम प्रकाश जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सौरभ बोला, बाबूजी, अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की क्या कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने के बाद बात सुनकर राम प्रकाश जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान के एक एक चीज़ को उसने अपने हाथों से सजाया था, परंतु बेटे की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा भी हो गया। करीब 1 महीने बाद सौरभ भारत आ गया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। राम प्रकाश जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा के रखी थी, सौरभ ने उसका भी
ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सौरभ ने कहा, बाबूजी आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए, मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। रामप्रकाश जी सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत की ओर खो गया। एकाएक उनकी ज़िंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतनी शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उसका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले रामप्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुनैना को कहा था कि घर की किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु सुनैना तैयार नहीं थी और कहने लगी कि तो हम किराए के केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। सुनैना भी तो कुछ दिन की इस मकान में रह पाई थी। अचानक एक रात को उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि सांस आने की ही मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुनैना की मृत्यु के बाद सौरभ कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों बाद वो मैं वापस चला गया, परंतु उनके जाने के बाद रामप्रकाश जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। रामप्रकाश जी, जिन्होंने कभी कभार घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर साफ सफाई करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया था। अचानक रामप्रकाश जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, सौरभ अभी तक चेक इन करके आया ही नहीं। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। रामप्रकाश जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाके पूछा, मैडम मेरा नाम रामप्रकाश वर्मा है, मेरे बेटे का नाम सौरभ वर्मा, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। रामप्रकाश जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, सौरभ वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था। ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट निकलते हुए तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर रामप्रकाश जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, परंतु मैडम उसे फ़्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ़्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ़्लाइट में जाने वाले थे सभी गए, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता है तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है, महिला ने कहा। तो रामप्रकाश जी भी रुआसी आवाज़ में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। यह कैसी जालसाजी है? रामप्रकाश जी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वे अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया था, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने के लिए निछावर कर दिया था। सुनैना मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था, ले देकर सौरभ ही तो हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 ला के देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के खातिर मैंने न जाने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई मनोज से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे
कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहता था, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती है? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते हैं? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई की इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूँगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच कटुता आ गई थी, परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया। जिस समय में मुझे उनके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर राम प्रकाश जी का ध्यान टूटा। वह कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया है। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया है। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर राम प्रकाश जी पास रखे बेंच के सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। दुखी दिल से वे एयरपोर्ट के बाहर निकल गए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं है। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊँ? क्या वह मेरी मदद करेगा? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है। उनके सामने रोऊँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, अपनी मजबूरी बताऊँगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ। यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे बाद वह अपने भाई मनोज के घर पहुंच गए। डोरबेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किनसे मिलना है? मनोज भैया हैं घर में? जी हाँ बाबूजी। बाबूजी तो हैं, पर आप कौन? उनसे कहो कि उनका भाई आया है। उसी समय मनोज जी बाहर आए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। राम प्रकाश जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। मनोज जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु राम प्रकाश जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे को सिर रखकर जी भर कर रोए। उनकी आंखों से अविरल आंसू धारा बहती जा रही थी। मनोज जी ने तुरंत नौकरानी को पानी लाने के लिए कहा। राम प्रकाश, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रोए जा रहे हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। राम प्रकाश जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पानी पिया और संयत स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। मनोज जी ने पूछा तो राम प्रकाश जी ने सारी घटना उसके सामने बयां कर दी। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोला, यह कैसी विडंबना है? तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक? क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो राम प्रकाश? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम में जाकर बात कर रहा है? यह घर तुम्हारा ही है। बेटी शिखा की शादी करने के बाद जब से तुम्हारी भाभी यह दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर राम प्रकाश जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में यह बातें चल ही रही थी कि डोरबेल बजी। देखा तो मनोज की बेटी शिखा
कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों में के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनकी हालत की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सौरभ चाचा जी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह शिखा ने अपने पिताजी और चाचा जी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। राम प्रकाश जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही है। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देख राम प्रकाश जी के मन में भी कुछ ख्याल आया और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊँ। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और ना ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी आप तो गणित के विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। शिखा ने राम प्रकाश जी के ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भी अपने फ़ोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते थे और अपना खर्च खुद वह निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रहने लगे थे। अब वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वह गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा और इस काम में भी उनकी मदद उसकी भतीजी शिखा ने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषय की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज़्यादा नहीं थी और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वे फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण से उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। राम प्रकाश जी की सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए कुछ NGO भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सौरभ ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उसे धोखे के फल से वह कैसे बच सकता था। अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, उस दोस्त ने उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसे सारे पैसे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेशी धरती पर बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकता था। जो थोड़े बहुत बचे हुए थे पैसे, उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए। भारत लौटकर सौरभ अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगे। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपनी स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में खबर अपने पिता के फ़ोटो को देखकर वह हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, बल्कि अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल है श्री राम प्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर एक शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महाशिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का जिम्मा उठाया है। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है।
यह खबर पढ़कर सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस पिता को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। सौरभ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला गया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें राम प्रकाश जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर राम प्रकाश जी को बुलाने चला गया। जैसे ही राम प्रकाश जी ने अपने ऑफिस में आए तो सौरभ को देखकर हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी छलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और आते ही पैरों पर गिरकर रोने लगा। राम प्रकाश जी अपने बेटे सौरभ को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सौरभ बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब मुझे आपका ही सहारा है। राम प्रकाश जी अपने बेटे की बात सुनकर राम प्रकाश जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरी माफ़ करने की, जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोज भैया की बेटी शिखा, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का भी अच्छे से ख्याल रखती है और अपने ससुराल भी संभालती है। तभी उसकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करें। पिताजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो, सौरभ ने कहा। तो राम प्रकाश जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वह करो, लेकिन जो भी हो पैसा मैं कमाता हूँ, अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझे उम्मीद लगा कर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता की ओर से हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते इससे पहले ही राम प्रकाश जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए और बेटा बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आशा करती हूँ यह स्टोरी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।